करते हैं, आज यहाँ से शुरू होगा। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है बेटा। तो कल मैंने आपको बताया था कि हार्ट में 2 बार, ठीक है बेटा, आपका खून जो है एंटर करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। तो मैंने बताया था बेटा कि जो ये आपका सेपरेशन है बेटा हार्ट के अंदर में, ये जो वॉल आप देख पा रहे हो बेटा, ये होता है बेटा किसका? सेप्टम, ठीक है बेटा। ये आपका कार्डियक मसल ही है, ये सेप्टम होता है, ठीक है बेटा, ये सेप्टम है। और यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि आप फिर बोलेंगे नहीं सर इधर तो मिक्स हो ही रहा है, इधर भी मिक्स हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये बेसिकली हमारा ये जो पार्ट है बेटा, ये हमारा हो गया लंग्स, जहां पर ये चीजें जो भी रिजॉल्व है वो हो रहा है। और ये हमारा बॉडी का पार्ट्स है, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, फिर वापस आता है हार्ट में, फिर यहाँ जाके ये प्यूरिफाई होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे बॉडी में जब ये जाता है तो हमारी बॉडी में ये आर्टरी के थ्रू जाता है और फिर वापस किसके थ्रू आता है? वेन के थ्रू, ठीक है। आर्टरी जो है बेटा वो हाई ब्लड प्रेशर वाले, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो है बेटा उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड के एओर्टा से निकल रहा ब्लड को कैरी करता है। इसलिए बेटा आर्टरी के वॉल्स आपके थिक होते हैं, ठीक है बेटा। बट आपके वेन्स के जो वॉल्स होते हैं बेटा वो थिन होते हैं और उसमें काफ़ी सारे वैल्व्स बने होते हैं। आर्टरी में आपके वैल्व्स नहीं बने होते। आर्टरी में वैल्व्स क्यों नहीं बने होते? अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आर्टरी में बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हार्ट अटैक वैसे ना आता है, अगर वैल्व बना होगा तो बैक फ्लो नहीं होगा ना, है कि नहीं, वापस नहीं जाएगा। बट आपके वैल्व जो है बेटा वो वेन में बने होते हैं, क्योंकि वेन में बेटा लो प्रेशर वाला ब्लड जो है आता है। आप जो भी ये जो नसें अपने हाथ में या अपने हाथ में देख लीजिए, मेरे हाथ में दिखाई देगा नहीं, मेरे हाथ में तो दिख भी नहीं रहा, किसी पतले बहुत दुबले पतले आदमी के हाथ में काफ़ी नसें वैसे दिखती हैं। तो जो नसें आपके हाथों के ऊपर ऊपर जो दिखती है बेटा वो वेन होती है। क्या होती है बेटा? वेन, ठीक है बेटा। इसलिए ये दिख रहा है नीले हरे रंग का होता है ये आर्टरी, हाँ जी, ये सब ये आपका वेन है, ठीक है बेटा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसके कटने से मौत काफ़ी देर के बाद होती है, क्योंकि लो प्रेशर है ना ब्लड का। हाथ पूरा कट जाए और खून निकलता रहे तो जल्दी, हाँ सवाल है कुछ बेटा? हाँ, तो तब बेटा जल्दी मौत होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आर्टरी कट जाता है आपका, ठीक है बेटा। तो हार्ट अपना जो प्रेशर है वो जल्दी लूज कर देता है, तो हार्ट फिर धड़कना बंद हो जाता है। हाँ नहीं, ठीक है, ये जो है ना बेटा, इसलिए तो आपको इसको इमर्ज करने के लिए दबाना पड़ता है ना। ऐसे करके लड़के नहीं करते रहते, ऐसे करके ऐसे करते रहते हैं, देखो ऐसे करते करते फिर बाद में धीरे धीरे निकलने लगता है, ऐसे नहीं, फिर ऐसे करके लड़के कूल बनते हैं, देख ले मेरा नसा, मेरे नस देख ले। हाँ हाँ, पल्स रेट के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है बेटा। इसीलिए हम लोग, अब यहाँ पर एक सवाल आ गया कि पल्स रेट के लिए हाई प्रेशर की जरूरत है, तो इसलिए हम लोग अपना प्रेशर यहाँ नापते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे टच करोगे बेटा तो आपको कुछ फील होगा, करिए ना, ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कुछ उभार सा है और उसके बगल में ये जो पार्ट है ना बेटा, जहाँ पे आपका ये उभार सा है उसके बगल में टच कीजिए, यहाँ पर आपको अपना जो पल्स है वो फील होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है बेटा। वो पल्स जो फील हो रहा है बेटा वो आर्टरी का है, आर्टरी यहाँ अंदर है, ठीक है बेटा। ऊपर के जो ये नसें है ना वेन वाले, इसको दबाओगे कुछ फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे कुछ नहीं फील होने वाला। ये देखो मेरा नसा दिख रहा है यहाँ पे, नसा बोलो, नस, ठीक है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं फील होगा, क्योंकि इसमें कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली, वो आर्टरी कैरी करता है। अगर मान लीजिए जैसे पुराने ज़माने में कोई अगर लड़की प्रेग्नेंट है उसे कैसे पता कर देता? तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे छू के भी वो पता चलता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल ह्यूमन का एक बार पल्स होता है, बट जो प्रेग्नेंट होती है तो उसके एक के साथ एक और माइल्ड एक पल्स आता है, टक 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 टक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप छूओगे तो आपको सिंगल पल्स ही दिखेगा, अपना दिखेगा। नहीं, आप सब प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? है कि नहीं? है ना पांडा? वही फिर पांडा बोला नहीं सर मुझे 2 फील हो रहा है, सर मैं क्या करूँ? यहाँ होता है, समझी? ये है ना, ये यहाँ दबा, यहाँ पे देख ले, ये देख ले, यहाँ पे दबा, यहाँ पे ये
ये है ना, ये यहाँ पे, हाँ ओए चलिए चलो ध्यान दो। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि ये जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट बेसिकली आपके जो है ये पल्स बताता है, ठीक है बेटा। और याद रखिएगा अगर आप बहुत तेज भागोगे और इसको टच करोगे तो ये बहुत तेजी से करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा ना, तो वैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये काम करता है। अब आगे क्या बोला है बेटा, सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, ठीक है बेटा। हमारे बॉडी में एनर्जी की नीड बहुत हाई है बेटा, इसलिए हमारे बॉडी में हम लोग ना कभी भी ब्लड की मिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। जैसे कोई कोई जानवर होता है ना बेटा आपके जो 3 चैम्बर्ड हार्ट कैरी करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया बेटा आपका, टोड हो गया, मतलब मेंढक, ठीक है बेटा। तो तुमने देखा होगा वो ना दिन भर ऐसे मुंह खोल के पड़े रहते हैं धूप में, बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है ना। अब हमको उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे में क्या है बेटा, हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है बेटा कि आपकी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। जब 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है बेटा, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अब ब्लड की मिक्सिंग होती है तो बेटा उसमें क्या होता है कि उनको थकान फील होता है, उनकी बॉडी की एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, इसलिए वो ना क्या करते हैं दिन भर ना ऐसे पड़े रहते हैं। वो तभी अपनी बॉडी को मूव करेंगे जब या तो खतरा हो या तो दूसरा शिकार करना हो, अदरवाइज अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करते, ठीक है बेटा। ऐसे पड़े रहते हैं। कभी तुमने अगर मेंढक को देखा तो कभी है ना, मेंढक हो गया, फिर क्रोकोडाइल वगैरह, अगर आप बंगाल सफारी चले जाओ तो वहाँ पे भी है कुछ आपके ये क्या है बेटा, वो एलिगेटर वगैरह है, वो लंबी चोंच वाले नहीं होते बेटा, ऐसे पतले वाले, जो इंडियन एलिगेटर बोलते हैं बेटा उसको। तो वो वाले जो है बेटा आप है ना दिन भर पड़े रहते हैं ऐसे, उतने बड़े बड़े हैं, पड़े रहते हैं। कहाँ देखा था बेटा, दिल्ली में, हाँ सही बात है। भूटान में भी एक आपका घर है, बेसिकली वो घर ही है, वो फुंड सिलिंग के पास है एकदम, ठीक है, फुंड सिलिंग के एकदम बॉर्डर पे ही है। अब वहाँ पे जाओगे ना बेटा तो वहाँ पे एक घर है, उन लोगों ने वहाँ पे पूरा ये क्रोकोडाइल का पूरा एक जू बना रखा है, वो घर ही है बेसिकली। कपड़े बड़े सुखाए होते हैं वो क्रोकोडाइल को, जहाँ पे वो रखा है ना उसके उसमें कपड़े बड़े सुखा रखे होते हैं, ठीक है बेटा। तो कभी आप जाओगे तो आपको वो एक्चुअल क्रोकोडाइल्स वहाँ पे इतने बड़े बड़े हैं भाई, है ना, एकदम ऐसे पड़े रहते हैं वो धूप में। ये आपके जयगांव के पास फुंड सिलिंग है, फुंड सिलिंग वो बॉर्डर हो जाता है, वहाँ पे घुसोगे ना अंदर, घुसने से बस 1 किलोमीटर पे ही है, चल चल के भी जा सकते हो। बढ़िया एक घर है, वो क्रोकोडाइल का एक वो है बेटा, आपको जू ही है, सिर्फ क्रोकोडाइल ही है वहाँ पे, छोटा सा जू है, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे है ना देख सकते हो। हाँ लिटरली वहाँ पे लोग रहते हैं एंड बच्चे लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, बट वो क्रोकोडाइल्स के ऊपर एक केज में रखा हुआ है ना उन्होंने, एकदम बाउंड्री वाउंड्री अच्छे से लगा रखी है, ठीक है। वो आंटी लोगों ने अपने मैक्सी वैक्सी सुखा रखे वहाँ पे, मतलब बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं और लोग वहाँ पे ये टिकट पे करके अंदर जू में घूम रहे हैं, ये भी हो रहा है, ठीक है। चलिए सो एक तरह से बोल सकते हैं घरेलू जू है, ठीक है। सो दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स को बेटा बहुत हाई एनर्जी की नीड होती है, ठीक है बेटा। बर्ड्स काफी ज्यादा उड़ते भागते रहते हैं ना, आपने देखा बर्ड्स आर वेरी वेरी फास्ट, है कि नहीं, काफी सारे अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो इसलिए बेटा इनको काफी सारे एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए बेटा इनके बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट का होना जरूरी है, ठीक है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इनके बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। इसलिए बेटा होता क्या है कि जैसे कि कोई भी दूसरे जानवर है जिसको कि 4 चैम्बर्ड हार्ट की जरूरत नहीं है अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। इसलिए बेटा धूप जब निकलती है या कभी भी गर्मी होती है तो ये आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले बेटा धूप में जाके सेक अपने धूप को सेकते रहते हैं, सो दैट कि दे कैन रिचार्ज देयर बैटरी और दे कैन रीगेन सम एनर्जी, सो दैट कि रात को क्या कर सकते, क्योंकि रात को धूप चली जाएगी ना, तो रात को तो फिर पकड़ना है खाना, तो दिन भर क्या कर, जैसे मान लो कि दिन भर तुमने फोन चार्ज कर लिया, रात को फोन चला रहे हो, तो वैसे ही बेटा दिन भर बॉडी चार्ज कर लिया और रात को तुम फोन है ना, सॉरी मतलब पकड़ रहे हो, शिकार कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा, ऐसे बेटा जो आपके पानी में और जमीन में दोनों में रह सकते हैं, ठीक है बेटा, इसको एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस में सबसे पहला जो डेवलप्ड बॉडी के साथ को जो एम्फीबियन पैदा हुआ था बेटा, वो था आपका बेटा एक मछली, ठीक है बेटा। मछली सबसे पहले मतलब एक ऐसी मछली थी बेटा जो कि आपके नदी से सबसे पहली बार जमीन में निकली और उसने सबसे पहले सांस लिया, और वैसे धीरे 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 बेटा टोड बना, क्या बेटा, मतलब जो आपके टोड या फिर आप बोल सकते हो कि मेंढक वगैरह बने, ठीक है बेटा। तो ये सब, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एम्फीबियंस वही होते हैं जो जमीन में भी रह सकते हैं और
पानी में भी रह सकता है। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो तो टॉर्टॉइस पानी में भी रहता ही है और जमीन में भी रहता ही है। और कोई क्रोकोडाइल, एग्जैक्टली क्रोकोडाइल है, बट क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आ गया। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई टॉर्टॉइस भी रेप्टाइल में ही आ जाता है लगभग, ठीक है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस रह सकता है क्या बाहर? है पता नहीं बेटा, मुझे डाउट है। नहीं बेटा, बाहर तो सिर्फ लोगों के पेट में रहता है वो है नहीं, चाइनीज लोग नहीं खा जाते हमारे ऑक्टोपस को, एकदम है ना, नूडल्स, ठीक है। अब जो भी है मुझे नहीं पता बेटा, ऑक्टोपस जमीन में रह सकता है, मुझे तो नहीं पता है बेटा। क्रैब, हाँ क्रैब को बोल सकते हैं, क्रैब पानी में रह सकता है, ठीक है बेटा। काफी हार्ड शेल के साथ है, नहीं पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो ये सब आपके क्या कैरी करते हैं बेटा? 3 चैम्बर्ड हार्ट कैरी करते हैं। और याद रखिएगा बेटा कि इन सब के पास लॉबस्टर, लॉबस्टर आपके पानी के बाहर नहीं रह सकता बेटा, पानी के अंदर ही रहता है वो, ठीक है बेटा। लॉबस्टर पानी के अंदर ही रहता है, स्ट्रिक्टली पानी के अंदर रहता है, पानी के बाहर नहीं रह सकता। और जनरली जो आप ये बोल रहे हो ना बेटा क्रैब, वो क्रैब भी पानी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है मैक्सिमम टाइम, आपके पानी के बाहर बहुत ही रेयरली निकलता है, ठीक है। कीचड़ विचड़ में रहता ही है कि नहीं, ये सब, तो ये सब कंडीशन उसके रहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि मेनी रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कुछ मतलब कि कुछ हद तक बेटा ये ना मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश के पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है बेटा, टू चैम्बर टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पंप डायरेक्टली टू द गिल्स। इनके गिल्स में डायरेक्टली आपका ब्लड पंप होता है, ठीक है। एंड इसको डायरेक्टली गिल्स पे ही ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है और उसके बाद हमारे उसकी बॉडी पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया कि थर्स ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग one cycle of the passage, but humans में ऐसा नहीं होता। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates, जैसे कि हम लोग भी vertebrates के ही फैमिली में आते हैं, and this is known as double circulation, ठीक है बेटा। तो इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि हमारे बॉडी में बेटा खून जो है वो 2 बार री एंट्री ले रहा है, जबकि आपके उसमें जो आपका मछली है बेटा उसके गिल्स होने के कारण उसमें बेटा एक ही बार एंट्री लेगा, दैट इज ओनली सिंगल सर्कुलेशन। बट हमारे बॉडी में बेटा 2 बार, क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड ऑर्गन है बेटा जो कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है बेटा। ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है हमारा लंग्स जो है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है बाहर और ऑक्सीजन को ले लेता है। और हमारे खून में बेटा एक ऐसा पिगमेंट भी है जो ऑक्सीजन को कैरी भी करता है, दैट इज नोन एज हेमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में बेटा डबल सर्कुलेशन जो है वो पॉसिबल है। और याद रखिएगा बेटा कि डबल सर्कुलेशन आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि आपको ब्लड प्रेशर का एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसे ब्लड प्रेशर अपने मेजर करवाया ही होगा, कभी ना कभी, है नहीं। तो आप देख सकते हो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरी में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मैंने बोला कि आर्टरीज जो भी आपका ब्लड रिसीव करता है वो डायरेक्टली लेफ्ट साइड एओर्टा से करता है और वो बॉडी में दे रहा है उस चीज को, ठीक है। इसलिए कभी भी ब्लड प्रेशर अगर मेजर करी जाएगी तो वो आर्टरी की मेजर करी जाएगी, आपकी कभी भी वेन की नहीं मेजर करी जाएगी, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, दैट जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सिस्टोलिक, ठीक है बेटा, is called the systolic pressure, and pressure in the artery during ventricle diastole, मतलब रिलैक्स होने वक्त, ठीक है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में मैं आपको बता दूं बेटा ये वेंट्रिकल की बात हो रही है, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर। और मैंने कल आपको क्या समझाया था? मैंने कल आपको ये समझाया था कि वेंट्रिकल जो है बेटा उसकी वॉल्स थिक होती है, बताई थी, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि वेंट्रिकल जो है बेटा वो सबसे पहले सिकुड़ता है, तभी आपका ऊपर का आर्टरी खुलता है और आर्टरी में ब्लड आता है, फिर ये रिलैक्स होता है, तो ये फिर ब्लड नीचे आता है, ठीक है बेटा। तो यहां ध्यान देना कि वेंट्रिकल या जो आपका वेंट्रिकल है बेटा, जो हार्ट का जो नीचे वाला चैम्बर 2 है बेटा वो वेंट्रिकल है, ठीक है बेटा। तो वो जब सिकुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टोल, ठीक है, या फिर सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। और जब ये रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, इसको डायस्टोलिक, ठीक है बेटा, डायस्टोलिक प्रेशर। ध्यान देना सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा और डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा कम, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है ना। कंप्रेशन में ज्यादा प्रेशर फील होता है ना, रिलैक्सेशन में कहां ज्यादा प्रेशर फील होता है? तो यहां पे इसीलिए बेटा इस डायस्टोलिक प्रेशर, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा बेटा ये हमारे नॉर्मल
प्रेशर है बेटा। ये mm ऑफ Hg क्या होता है, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो है बेटा ये आपको 11th क्लास में फ्लूइड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जब आपके हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है बेटा पास्कल, उन्होंने जब मरकरी बैरोमीटर बनाया था बेटा, मरकरी बैरोमीटर बनाते वक्त उन्होंने जब हमारे ये मरकरी को एक बर्तन में रखा और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब छोड़ा तो वो 76 mm ऑफ Hg तक क्या हुआ बेटा, राइज हुआ। तो उस हिसाब से बेटा वो जो है वो प्रेशर को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है बेटा। तो उस डिवाइस से बेटा ये हमारी प्रेशर मेजर करी गई है। तो ये नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 120 mm ऑफ Hg एंड 80 mm। तो 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों को याद रखना जरूरी है। अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है बेटा, किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस समय बेटा आपका सिस्टोलिक प्रेशर पता है कितना जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर जाता है आपका 800 तक, 800। तो यू कैन इमेजिन कितना ऊपर है। अगर मान लो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो 400 तक से भी जाता है। 400 मतलब नॉर्मली है ना, चल फिर रहे हैं 400। 450 से 500 के बीच में आदमी पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइसिस आती है पूरी बॉडी। आपने देखा लोगों को पैरालाइज होते हैं ना, अक्सर ज़्यादा मीट खाने वाले, दारू पीने वाले को ऐसा अटैक आता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ऑयली फूड खाने वाले को हार्ट अटैक आता है, ठीक है। यही आपका कंडीशन है, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है बेटा ये आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओह, यहाँ पे बताया गया ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस जो आपके ये जो है ना बेटा ये डिवाइस, ये स्फिग्मोमैनोमीटर बेटा ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ध्यान देना, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए मैनोमीटर डाल देंगे, स्फिग्मोमीटर डाल देंगे, ठीक है, बैरोमीटर डाल देंगे, बट पूरा नाम उसका होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जैसे कोई अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर का है बेटा तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, बहुत जल्दी आउटब्रस्ट होता है उसको, है ना, मतलब कि किसी के ऊपर भी है ना उसका गुस्सा निकल जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा है ना उसको पानी वानी पिला के थोड़ा शांत करना है। अगर कोई आपके है ऐसा कुछ तो या फिर उससे दूर रहो बेटा, ठीक है, चाकू को मार देगा समझना, ठीक है। एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, जो कि आपके जो आपका जो ये आर्टरी है बेटा अगर वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है ना बेटा, धीरे धीरे मतलब मान लो कि उसमें फैट जमा हो गया तो उसके जो ब्लड की फ्लो है बेटा वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो गई है, तो फिर तब बेटा उसको हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बच के रहना ऐसे लोगों से। विच रिजल्ट इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। कभी कभी आपकी आर्टरी रप्चर भी हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ठीक है बेटा। और इंटरनल ब्लीडिंग बेटा ये काफी खतरनाक होता है, घातक होता है, ठीक है। सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है ना, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई, नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है कि आपका कोई एक नर्व फट गया है अंदर से, ठीक है, और वहां से आपका खून निकल रहा है, ठीक है। अब उसको ठीक करना है, वो भी हाथ के अंदर हुआ है वो, तो आपको हाथ को काटना पड़ेगा। नहीं बेटा, उस जगह पे प्लेटलेट्स काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा है ना उसमें, तो वो जो है बेटा वो कंप्लीटली आपके उस पार्ट को या तो ब्लॉक कर देगा, कुछ समय के बाद आपका वो वही हो जाएगा, मतलब कि वो पैरालाइज ही हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमको है ना फटाफट से इसको ऑपरेट करना जरूरी होता है। काट के खोला, फिर जहाँ फटा है उसको फिर सही किया। ये मतलब कि चोट लगने से भी खतरनाक, क्योंकि चोट में तो ऑलरेडी खुला ही है ना वो हाथ, है नहीं, अब काटना है तुमने उसको और अब ठीक करना है, तो ये बहुत भयंकर हो जाता है। अब अगर मान लो अब ऐसा बेटा एक केस आपके हुआ था बेटा, ये आपके दिल्ली के हॉस्पिटल में, ठीक है बेटा, बहुत फेमस हॉस्पिटल था, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा। एक आदमी के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग चालू हुआ था, ठीक है बेटा, ब्रेन में, ठीक है, एंड ही जस्ट हैव 2 आवर्स, 2 घंटे का लगभग उसके पास टाइम था। तो हॉस्पिटल पहुंचते 1 घंटा हो गया था, 1 घंटा उसके पास बचा था। तो जो हमारे सर्जन है उन्होंने कहा कि फटाफट उसको ले चलो रूम में, ठीक है बेटा। अब हुआ कि उस हॉस्पिटल इतना रिनाउंड हॉस्पिटल, बट स्टिल वहाँ पे ना जो ब्रेन स्कैन था ना बेटा उस दिन खराब थी, अब ब्रेन स्कैन नहीं कर पाए। अब उनको ये आइडिया नहीं है कि यहाँ इस तरफ ये नर्व फटा है या इस तरफ फटा है, दे डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है, लेफ्ट या राइट। अब डॉक्टर ने हंच में ना, बाय हिज हंच या गट फीलिंग से उसे लेफ्ट खोल दिया, बट राइट में फटा था, आदमी मर गया, उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्योंकि वो कैसे गट फीलिंग से कर सकता है ना, या तो वो ऑपरेशन करता ही नहीं ना, कहीं और भेज देता, बट उसने अपने गट फीलिंग से ये वाला पार्ट, क्योंकि खोला उसने बेटा पूरा, ये काटा है उसने, ब्रेन खोल दिया है, मतलब यहाँ पे ये जो स्कल का पार्ट है उसने निकाल दिया है,
ठीक है, अब वो खोल दिया तो हुआ तो यहाँ है, खोला इधर, अब जब तक इधर खोलने जाएगा वो आदमी तो गया ना। तो इस तरह से तो ये भी होता है बेटा, है नहीं? तो डॉक्टर बनना भी एक तरह से दिक्कत का ही काम है कि नहीं? तो ये जो है बेटा, ये ऐसा इंसिडेंट भी देखने को मिलता है। ये इंटरनल ब्लीडिंग का केस था, ब्रेन डैमेज हो गया कंप्लीटली, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या हो रहा है। तो जब भी इंटरनल ब्लीडिंग चालू होती है तो बेटा वो बाई हंच ही होता है, फिर वो कि समझ नहीं आती है कि अब कहाँ है। तो पहले बॉडी का कंप्लीट स्कैन लेना जरूरी है कि कहाँ इंटरनल ब्लीडिंग चालू है, उसको फिर वहां से ऑपरेशन करना है, ठीक है? ऑपरेशन करके उस नर्व तक पहुंचना है, अभी कहाँ फटा आर्टरी, चलो नाला कहाँ फट गया है, फिर उसको मरम्मत भी करना है। तो ये दिक्कत वाला काम होता है, ठीक है? तो देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग का सिम्टम क्या होता है बेटा? और इंटरनल ब्लीडिंग का बेटा सिम्टम ये होता है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? ऐसा पेन होता है कि यू विल ऑलवेज फेंट, मतलब फेंट होते रहोगे आप, मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा, एक तरह से आपको फेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेगा। और आपका जो है बेटा बार बार आपको डिजीनेस फील होगा, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर जो है बेटा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा ना, आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ब्लड, क्योंकि फट गया है कहीं से रास्ता वगैरह ना, तो इसलिए बेटा आपको डिजीनेस फील होगा, आप बेहोश हो जाओगे, तो इस तरह से, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है बेटा आपको नॉर्मली देखने और सुनने को मतलब कि नहीं मिलता। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत रेयरली होता है किसी किसी का, बट अगर बहुत बूढ़े हो गए हो तो इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो सकती है, क्योंकि आपका नर्व, ये जो आपके आर्टरी वगैरह बहुत सालों से काम कर रहे हैं ना। बेटा ब्लड जो है बेटा वो ब्लड वेसल्स में होता है, और ब्लड वेसल्स से वो आपके कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और कैपिलरीज के थ्रू आपके अलग अलग आपके बॉडी पार्ट से पहुंचता है, ठीक है बेटा? और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरीज पहुंचते हैं बेटा, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें से प्लाज्मा एस्केप कर जाते हैं, और वो जो प्लाज्मा है बेटा वो आपका लिम्फ बन जाता है। वही लिम्फ मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। लिम्फ एस्केप करने के बाद वो लिम्फ आपके अलग अलग गैप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा? वो बेसिकली ब्लड ही होता है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि आपके बॉडी में कहीं ब्लड नहीं है, हर जगह ही ब्लड है, ठीक है? बस वही है कि वो ऑर्डर्ड वे में है, डिसऑर्डर्ड वे में नहीं है, क्योंकि डिसऑर्डर्ड वे में तब होगा जब आपका इंटरनल ब्लीडिंग चालू होगा ना। तो इस तरह से चलिए बेटा, द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी, ठीक है? चलिए सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? अलग अलग ऑर्गन्स में बेटा आपका जो आर्टरी है वो खून को लेके जाता है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर जो आर्टरी है बेटा, आर्टरी के पास क्या होता है बेटा? इलास्टिक और थिक वॉल्स होते हैं, ठीक है बेटा? तो याद रखना बेटा ये चीज, ठीक है? थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है बेटा? और जो वेन है बेटा वो अलग अलग जगह से जो खून है बेटा उसको कलेक्ट करके फिर वापस लाता है, तो इसको लो प्रेशर में मिलता है। यहाँ पे देखना, दे डू नॉट नीड ए थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, वो कोई प्रेशर में नहीं होता, ठीक है? सो इंस्टेड दे हैव वाल्व्स, क्या होता है बेटा उसमें? वाल्व। ये इंश्योर करता है, अब प्रेशर में नहीं है ना, तो प्रेशर ऑलरेडी इंश्योर करता है कि ब्लड एक ही जगह फ्लो करेगा, बट आपका वेन में तो प्रेशर नहीं है, तो इसमें इंश्योर देना, ये श्योरिटी रखनी जरूरी है, या इंश्योर करना जरूरी है कि ब्लड आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसलिए बेटा उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? वाल्व्स, एंड दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है बेटा? ध्यान रखना। तो इसलिए आपको सवाल आ सकता है कि क्यों आपके वेन में वाल्व्स होते हैं, आर्टरी में वाल्व क्यों नहीं होता? तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि सर आर्टरी में ब्लड ऑलरेडी हाई प्रेशर में है, इसलिए उसको वाल्व की जरूरत नहीं है। पर अब सोच के देखिए ना, अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर वाल्व होता, आपके मन में ये सवाल, किसी ना किसी के मन में सवाल आया ही होगा कि अगर वाल्व होता तो हार्ट अटैक नहीं आता ना सर, है नहीं? हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि अगर वाल्व होगा तो ब्लड एक ही तरफ फ्लो करेगा ना। पर आप एक बात सोचिए ना, वाल्व अगर होगा तो वो तो और रुकावट क्रिएट करेगा ना ब्लड के फ्लो में, क्योंकि वो तो और आपके आर्टरी के वॉल्स के आसपास, देखो बेटा आर्टरी के वॉल्स थिक है, ऐसे मोटे मोटे चौड़े चौड़े हैं, ठीक है बेटा? अब इसमें तुमने वाल्व बना दिया, क्या बना दिया बेटा? वाल्व। अब ये वाल्व क्या करेगा बेटा? ये और ज्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ा देगा, प्रेशर और बढ़ा देगा। मतलब कि हर बच्चा पैदा हुआ हाइपरटेंशन के साथ ही पैदा होता ही है ना, मम्मी को है कि नहीं? बट तो इसलिए ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें वाल्व्स आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप वाल्व दे दोगे तो क्या होगा बेटा? प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो बेटा तब तो सबकी मौत हार्ट अटैक से ही होगी। अब वो कब होगी किसी को भी नहीं पता, कोई खेलते खेलते मर रहा है, कोई जिम में है नहीं, है कि नहीं? कोई हकते हकते करते थे, वही हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि प्रेशर देना पड़ता ना उसी में, है कि नहीं? है कि नहीं? लगाया उसे दम, है नहीं पांडा? दम लगाया बेचारे ने, और इंडियन में ही इंडियन हो गया बेटा वो, है कि नहीं? शहीद, है कि नहीं अन्ना? अरे चलिए ध्यान दीजिए। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी
divides into smaller and a smaller vessel to bring the blood in contact with all the individual cells। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ये यहीं पे सवाल आया था कि सर हमारे मसल्स में भी खून होता है या क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे जो वेसल्स है बेटा वो छोटे और छोटे और छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है बेटा, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। द स्मॉलेस्ट vessel have walls which are 1 cell thick and are called capillaries। क्या बोलते हैं बेटा इसको, capillaries। exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall। तो होता क्या है बेटा कि जब भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये खाना लेके पहुंचा है वहाँ पे, अब खाने को डिलीवर करना है। ठीक है, वहाँ पे फूड डिलीवरी वाला आ गया है। ठीक है बेटा, और एकदम पास में पहुंच गया आपके ऑर्गन के, अब ऑर्गन में उसने फूड डिलीवरी करनी है, तो वो क्या करेगा बेटा, वहाँ जाएगा और एकदम गेट के पास जाके है ना फ़ोन करेगा आपको, हाँ हेलो सर सामान आ गया आपका, ये लीजिए। ठीक है, तो तुम नीचे आओगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कांटेक्ट बहुत पास में आ गया ना, तो इसीलिए बेटा दो सेल्स के बीच में भी जब आपके ब्लड वेसल का जो साइज है बेटा वो सिर्फ जब एक सेल मात्र का रह जाए तो उस समय आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जब भी याद रखिएगा कि आपका जो आर्टरी है बेटा वो तो बहुत थिक है, बट ये जब पहुंचता है आपके ऑर्गन के पास तो ये धीरे धीरे डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ आर्टरी है और ये मेरी उंगलियां कैपिलरीज है। ठीक है बेटा, तो जब ये इस तरह से फैलता है तो ये आगे जाके ये और फर्दर डिवाइड होता रहता है। ठीक है, डिवाइड होते 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 बेटा एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी ये जो कैपिलरी है ये सिर्फ एक सेल मात्र थिक रह जाती है और उस समय वो कोई भी चीजों को देने या लेने में सक्षम हो पाता है। तो मतलब मान लो वो लेके पहुंचा है खाना वाना, प्रोटीन वोटीन लेके पहुंचा तो दे देगा और वहां से कचरा वचरा उठा के फिर वापस, ठीक है, खून वापस आपके वेन में चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप इस डायग्राम को देखते हो तो इस डायग्राम में यहां पे यही दिखाया गया है कि यहां पर आपके कैपिलरीज वर्क कर रहे हैं। क्या क्या वर्क कर रहे हैं बेटा, कैपिलरीज, एंड ये कैपिलरीज वापस जुड़ जाते हैं आपके वेन के कैपिलरी के साथ और वहां से वेन फॉर्म होता है। तो आप इसीलिए बेटा आप देख सकते हो कि जो आपकी आर्टरी है वो यहां आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। क्या हो गई, डिवाइड, और ये डिवाइड हो गई कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। और कैपिलरीज फिर क्या करेंगे बेटा, आप इसलिए देखें ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कैपिलरीज लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो ये बेटा कैपिलरीज में डिवाइड होती है और कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद ये जो भी यूजफुल चीज है वो दे देती है और आपके नॉन यूजफुल चीज को ले लेती है और वापस फिर कैपिलरीज फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेन में, और फिर ये आपके हार्ट में जाता है। तो ये चीज आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो आपके बॉडी में बेसिकली ऐसा ही हो रहा है, आपके बॉडी में इसी तरह से आपका जो ये एक्सचेंज है बेटा सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने फिर फर्दर क्या बोला है कि द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन। ठीक है बेटा, आर्टरी से आया और बाद में वापस ये जुड़ के फिर क्या बन जाएंगे, वेन बन जाएंगे। दैट कन्वे द ब्लड अवे, दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू टू द हार्ट, क्योंकि वेन में आपका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स बेटा, हाँ प्लेटलेट्स तो आप लोग जानते हो बेटा, प्लेटलेट्स है ना, आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो नहीं, तो प्लेटलेट व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, अगर कभी कट गया कुछ हो गया। ठीक है बेटा, आपके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग जो है बेटा वो अगर बड़े पैमाने पे अगर होता है तो मान लो कि बहुत बड़ा आपका जो है बेटा कट लग गया या फिर बहुत बड़ा जो है बेटा आपका वो जो वेन नहीं बोलूंगा बेसिकली, बहुत बड़ा आपका जो आर्टरी है बेटा वो रैप्चर हो गया, तो तब आपका वो जो है बेटा वो लीकेज भर नहीं पाएगा। बट अगर मान छोटे मोटे आपके कभी है ना आर्टरी में कोई चोट आ गई या फिर वेन में कोई चोट आ गया तो वो आपके प्लेटलेट उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। ठीक है, आपको कभी चोट लग गई और आपको क्या हो गया बेटा, अगर खून निकलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो उस खून जो निकलता है बेटा उसको रोकना जरूरी है। ठीक है, सो इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर व्हिच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम टू अवॉइड पंपिंग सिस्टम। तो मतलब होता क्या है बेटा, अगर मान लो कहीं कट लग गया और खून निकलते जा रहा है, अब खून निकला और हुआ क्या बेटा कि ऐसा खून अगर बहता रहा तो क्या होगा, एक समय के बाद आपका जो हार्ट है बेटा वो काम करना बंद कर देगा, आपका जो पंपिंग सिस्टम है बेटा वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको तो ब्लड प्रेशर की जरूरत है ना बेटा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर पंपिंग सिस्टम को क्या होता है बेटा, आपका पंपिंग सिस्टम का जो आपका प्रेशर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सो जिसके कारण होगा क्या बेटा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा और आपको आप फेंट होने लग जाओगे, आप है ना अनकॉन्शियस हो जाओगे। सो टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट, हमारे पास क्या बेटा प्लेटलेट है, cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of
इंजरी, ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ इंजरी जो होती है बेटा वहां पर छोटे छोटे पॉइंट ऑफ इंजरी, ठीक है, बड़े बड़े इंजरी को ये नहीं कर सकता बेटा। प्लेटलेट्स छोटे छोटे इंजरी को ही क्लॉट कर सकता है, बड़े बड़े इंजरी को कभी भी क्लॉट नहीं कर सकता। इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये उंगली कट गया है पूरा, अब ये मत सोचिए कि आप यहाँ प्लेटलेट आएगा और भर देगा, ये नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। डॉक्टर को करना पड़ेगा सिलाई विलाई, ठीक है, तब जाके वो बंद होगा। अगर मान लो ये पूरी उंगली कट गई है आपकी, ठीक है, और यहां से खून निकल रहा है आपका, तो ये कभी भी आपका प्लेटलेट नहीं भर सकता, क्योंकि प्लेटलेट को काम करने के लिए रुकना जरूरी है। ब्लड को, ब्लड थोड़ी रुकेगा, वो तो निकलता रहेगा ना। कम ऑन, पूरा कैपिलरी कट गया इधर से, ये उंगली कट गया, या फिर मान लो ये पूरा हाथ कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, तो किसी का हाथ ही कट गया है नहीं, इधर से निकल रहा है खून, झरना निकल रहा है इधर से, वो थोड़ी रुकेगा, वो नहीं रुकने वाला। उसके लिए आपको पहले सबसे पहले कपड़ा रखना पड़ेगा, उसको अच्छे से यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा पहले, और उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर आएगा, सिलाई मारेगा यहाँ पे, तब ठीक होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ कट गया है, और फिर वापस मैं इस हाथ को जोड़ लूँगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब कोई न्यूरोसर्जन करेगा, ऐसा न्यूरोसर्जन ऐसा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो हाथ है बेटा, जैसे मान लो कि वो भी विद इन फ्यू आवर्स ही होना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मेरा हाथ पूरा कट गया, अलग हो गया, ठीक है, और मैं 1-2 घंटे के अंदर ही न्यूरोसर्जन के पास पहुंच गया, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना बेटा, तो वो मेरे हाथ को वापस जोड़ सकता है, क्योंकि वो वापस मेरे हाथ में वो नर्व्स वगैरह डेवलप कर पाएगा, क्योंकि उसको वो टेक्निक पता होती है, ठीक है। पर अगर मान लो कि मैंने कहा कि कोई कंपाउंडर है और उसको बोले कि मेरा हाथ में से खून निकल रहा है, रोक दो, तो वो सिलाई मार देगा बस। अब हो गया बस आपका भाई ठन ठन गोपाल भैया ना, अब लेके चलो हाथ, टूटा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ नहीं। इसलिए याद रखिएगा बेटा कि आपको यहाँ पे वापस वो हाथ को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी, और न्यूरो सर्जरी सिर्फ न्यूरो सर्जन ही कर सकता है, और इसके बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए हाथ वाथ बचा के रखो अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिम्फ की बात करते हैं बेटा फाइनली। चलिए लिम्फ, अब लिम्फ जो है बेटा वो क्या होता है, देखिए कैपिलरीज आपने समझ लिया, लिम्फ के ऊपर सवाल आपके आते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए बेटा क्या बोला, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, दूसरा टाइप का फ्लूइड है बेटा, ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है बेटा। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज तो एक सिंगल सेल जितना पतला है ना, तो इसमें काफी सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उसमें पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप, उससे निकल जाता है बाहर, ठीक है। एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो मतलब कि जो सेल के बीच में जो गैप होता है ना बेटा, उसको जाके ये भर देते हैं। इसलिए आप कभी हाथ कट जाता है आपको, तो वहीं से खून निकलना चालू होता है, क्यों, क्योंकि वो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ठीक है बेटा। आप ये मत बोलो कि ले मेरा उंगली कट गया तो मतलब यहाँ भी नस था, अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक है। कैपिलरीज तो पहुंची थी बेटा, पर यहाँ पर आपका क्या था बेटा, यहाँ पर आपके लिम्फेटिक फ्लूइड्स थे, जो कि आपके क्या क्या है, प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि आपके उस कैपिलरी से एस्केप कर गए थे, ठीक है बेटा। और जो एस्केप्ड आपके वो थे बेटा, वो खून की तरह ही दिखते हैं, क्योंकि वो भी प्लाज्मा ही है ना बेटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उस टिश्यू के उन सारे आपके ये जो सेल्स होते हैं बेटा, उसके बीच में जाके ये बैठ जाता है, गैप्स को भर देता है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। याद रखना, ये प्लाज्मा आपके ब्लड की तरह ही है, बट ये कलरलेस होता है। अब कभी आपने गौर किया होगा, कभी आपका घाव है ना बेटा, जैसे मेरे यहाँ पे घाव, चोट लगी हुई, अगर कभी चोट आपको लग जाती है तो बेटा पहले खून निकलता है, और कुछ समय बाद ना पानी पानी निकलता है, ठीक है बेटा। आपने गौर किया होगा, ठीक है। कभी आपको चोट लगी हो, चोट लगी है क्या, हाँ, तो चोट अगर कभी लगी हो बेटा, इस अगर छिल बिल गया हो, तो पहले मान लीजिए कि उसमें से क्या निकला, खून निकला, बट आपका जब वो धीरे धीरे खून निकलता है, उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या निकलता है उसमें से, हाँ हाँ, ठीक है बेटा। क्या हो गया बेटा, ओ ऐसे उड़ाते रहते हो स्कूटी है, हाँ चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, ले लीजिए अपना ये बैठने के लिए बेटा, है नहीं, रखिए बेटा, तशरीफ रखिए, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और उसके बाद ये जो लिम्फ है बेटा, ये आपके वापस लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं। मतलब वही जैसे कैपिलरी आपका आया फिर वेन के कैपिलरी में चला गया ना, वैसे ये भी वापस, क्योंकि एक जगह रुक ही नहीं रह सकता ना ये, क्योंकि ये आप दूसरे आएंगे, ये जाते रहेंगे, क्योंकि इनका काम भी क्या है बेटा, उन गैप्स को भरना, और वहां पे जो भी कचरा वचरा है उसको लेना, और जो यूजफुल चीज वो देना और निकल जाना वहां से। तो इसलिए बेटा यहाँ पे वही कहा कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस which is joined to form large lymph vessels that finally opens into the larger vein। मतलब ये वापस किस में चले जाते हैं बेटा, वेन में। तो मतलब कि आपका जो आर्टरी है, आर्टरी से किस में आया बेटा, आर्टरी आपके कन्वर्ट हुआ कैपिलरी में,
ठीक है बेटा। कैपिलरी कन्वर्ट हुआ बेटा किसमें, आपके लिम्फ में, किसमें बेटा, लिम्फ कैपिलरी में। लिम्फ कैपिलरी वापस किसमें चल जाएगा बेटा, आपके लिम्फेटिक वेन की कैपिलरी ऑफ वेन, ठीक है बेटा, वेन के, और उसके बाद फिर जाएगा बेटा वेन में। तो मतलब मुझे यहाँ पे आर्टरी लिखना पड़ेगा, आर्टरी, ठीक है। तो आप देखो तो आर्टरी से आर्टरी कैपिलरी, उसके बाद लिम्फ आ गया बेटा, लिम्फ के बाद क्या आएगा, कैपिलरी ऑफ वेन, और उसके बाद फिर वेन में चल जाएगा वापस, ठीक है बेटा। तो ये जो है बेटा ये वापस सर्कुलेशन चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे इंटरसेलुलर गैप पे बेटा कहीं पे भी तो सर खून तो नहीं गया, तो बेटा ये लिम्फ के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है बेटा, लिम्फ के फॉर्म में। और लिम्फ बेटा उन सारे जगहों में खाना वगैरह पहुंचाना, न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाना, और वहां से कचरा वगैरह लेकर फिर वापस जाना, ये सब काम ये करते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आएंगे बेटा हम लोग यहाँ पे वापस आपके प्लांट्स में। तो प्लांट्स हमने पढ़ लिया था पहले भी, और अभी हम लोग यहाँ पे फिर से वापस प्लांट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या बताया गया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीजें आपके क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हो ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम एंड फ्लोएम ही इन्वॉल्व है बेटा। जाइलम क्या करता है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, रूट टू शूट, ठीक है बेटा, यूनिडायरेक्शनल काम करता है ये। बट जो आपका फ्लोएम बेटा वो क्या करता है बेटा, फिनिश्ड गुड को आपके लीव टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये आपका मल्टी डायरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है बेटा, हर जगह ये पहुंचाता है। चलिए आपके बुक में क्या लिखा है देखते हैं बेटा। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ, namely leaves, ठीक है बेटा। तो पत्तों में किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाता है, इसके बारे में हमने न्यूट्रिशन में समझ लिया, ठीक है। The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plant, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा कि जो सॉइल है बेटा, हमारा प्लांट मैक्सिमम अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से गेन करता है, ठीक है बेटा। एनवायरमेंट से मतलब कि अगर हवा से बात करी जाए बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, आपका CO2 लेगा और कुछ नहीं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। फिर आप बोलेंगे नहीं सर सनलाइट भी तो ले रहा है। अरे नहीं, सनलाइट आपका रॉ मटेरियल नहीं है ना, सनलाइट एनर्जी है। सनलाइट क्या है बेटा, एनर्जी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका खाना पकने के लिए गैस का इस्तेमाल हुआ है, स्टोव का, तो आप स्टोव खा रहे हो क्या, नहीं ना, कम ऑन है, समझ मेरी बात, समझे कि नहीं समझे। रॉ मटेरियल्स की बात करें बेटा, तो वहां पे सनलाइट रॉ मटेरियल नहीं है, सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और उसको एब्जॉर्ब हमारा कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, जो कि पत्तों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने यहां पर ये कहा कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर ऑकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो सॉइल के कांटेक्ट में क्या होता है बेटा, प्लांट के, हाँ, प्लांट का कौन सा हिस्सा सॉइल के कांटेक्ट में होता है, रूट होता है ना बेटा, नेमली रूट्स। तो रूट्स हर चीज को एब्जॉर्ब करेगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन आर स्मॉल, मतलब कि हर्ब्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर छोटा सा प्लांट हो, ठीक है बेटा, जैसे कि मान लो कि आपका छोटा सा प्लांट कैसा होता है, जैसे मान लो कि छोटे छोटे पत्ते हैं इसके, है ना, इधर पे फूल है जो भी है ना, और इधर पे आपका ये आपके रूट है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसकी जो हाइट है बेटा बहुत छोटी सी है, मतलब मान लो कि ये 1-2 इंच का प्लांट है, 1 इंच का प्लांट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बहुत मतलब कम डिस्टेंस में ही आपका पत्ता होता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि if the distance between the soil contacting organ and the chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can be easily diffused to all part of the plant। मतलब कि हम बहुत आसानी से सारी चीजों को एक जगह से अगली जगह भेज सकते हैं by the process of diffusion, ठीक है बेटा। पर but if these distance become large बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, जैसे कि आप मान लीजिए कि बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं आपके, या फिर ये पीपल का पेड़ है, मोटे मोटे बरगद के पेड़ हैं, तो तब वहां पे क्या होगा, वहां पे तो डिफ्यूजन से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि डिफ्यूजन से आप छोटे प्लांट्स के नीड को पूरा कर सकते हो, बट आपके डिफ्यूजन से आप बड़े प्लांट की नीड को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यही बोला कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना जरूरी है। और हमारे प्लांट्स में बेटा होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में हमारे 2 पार्ट आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है,
energy needs differ between different body design. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cell in many tissues. तो यहाँ पे ये बोला गया है बेटा कि प्लांट की जो बॉडी है बेटा, प्लांट की बॉडी मोस्टली मूव नहीं करती ना, मूव कहाँ करती है वो, है नहीं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो बेटा कि प्लांट की बॉडी में मैक्सिमम डेड सेल ही होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यही बोला गया कि एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि प्लांट में इसीलिए बेटा आपको इतनी फास्ट एनर्जी, मतलब इतनी फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे भी अपना काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट को एनर्जी इंस्टेंटली नहीं चाहिए जिस तरह से हमें चाहिए। जैसे अभी आप बैठे हो देखो बेटा, तो आप सबको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक शॉर्ट्स देखा, एक रील्स देखा, तो उसमें आपको डोपामिन रिलीज हुआ ना, एक डोपामिन रिलीज हुआ, आपको एकदम मजा आ गया, कितना मजा आ गया, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ तो कुछ और, कोई और दूसरा देख लोगे ना, देखा ना तो कुछ और देख लोगे, सही बात है ना। तो डोपामिन रिलीज हुआ आपका, चलो मान लो डोपामिन रिलीज हुआ आपका। अब डोपामिन रिलीज हुआ तो दिमाग को तो डोपामिन की लत लग जाती है, ठीक है। 15 सेकंड में डोपामिन चाहिए अब उसको फिर से, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ पे बैठा रहा हूँ 1 घंटा से पका रहा हूँ, तुम लोग कब खत्म होगा ये, ठीक है बेटा, कब खत्म है ना, तुम्हारे अंदर में दिमाग आपको ना फाड़ रहा है, कब खत्म होगा, कब मेरे हाथ में फोन आएगा, फिर मैं कब शॉर्ट्स देखूंगी, ठीक है। इस तरह से, ऐसे मैं कह रहा हूँ आपसे, है नहीं, ऐसे है कि नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन यही है कि आपको यही समझना है कि आपकी एनर्जी की नीड बहुत तगड़ी है। इसलिए बेटा जो बच्चे ज्यादा शॉर्ट्स देखते हैं उसको एनर्जी की नीड भी ज्यादा होती है, इसलिए वो लेथार्जिक ज्यादा फील करते हैं, ठीक है ना। जो ज्यादा शॉर्ट्स देख रहे हैं, जो ज्यादा आपके ना ये जो रील्स वगैरह वो ज्यादा जल्दी फैटीग फील करेंगे, बहुत जल्दी, ठीक है। फैटीग फील होगा, ऐसे नींद आएगी। कभी भी पढ़ने बैठा ना यहाँ पे, जैसे मान लो तो वो 1 घंटे तो खींच ही नहीं पाएंगे, उनका दिमाग काम ही करना बंद कर देगा, क्योंकि उनका जो दिमाग का जो ये अटेंशन स्पैन वो 15 सेकंड से 30 सेकंड का है, ठीक है। तो इंस्टेंट डोपामिन रिलीज चाहिए ना, ठीक है बेटा। तो इसीलिए बेटा होता क्या कि लेथार्जिकनेस आना, नींद ज्यादा आना, ये इसलिए क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा यूज हो चुका है ना, बार बार वो बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, शॉर्ट से, रील से, 15 सेकंड में नई सेकंड में दिख रही है तुमको, ठीक है। तो इससे होता है कि दिमाग ज्यादा एनर्जी खर्च कर लेता है। अब दिमाग बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर लेगा तो आप ऑब्वियसली 1 घंटा तो बैठ नहीं पाओगे यहाँ पे। आप अगर इधर बैठे हुए हो तो आपका दिमाग कहीं और ही भाग रहा होगा, ठीक है। तो आपको तभी नींद आना ये बहुत नॉर्मल है। बट अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने शॉर्ट्स ला के रखते ना, अभी पता क्या होगा, इतनी बड़ी वीडियो आके अभी आपका दिमाग वो सारा रिजर्व एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास वो रिजर्व एनर्जी है, बट वो यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि रात को शॉर्ट्स देखने को मिलेगा, तो वहां यूज करेंगे ना। ये कौन देखता है, ये तो बकवास चीज है। तो ये चीज, ठीक है बेटा, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। इसलिए प्लांट शॉर्ट्स और रील्स नहीं देखता, ठीक है, तो उसको इतनी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बेटा उसको धीरे धीरे भी है ना, कोई अगर सिस्टम ऐसा है कि उसको धीरे धीरे उसको अगर चीजें पहुंचा रहा है तो वो भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज, ठीक है बेटा। अगर बहुत लंबे ट्रीज भी है बेटा आपके, तो भी क्या होगा बेटा कि आपका अगर ये सिस्टम आपका बना हुआ है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम हमने जो कहा है बेटा, कि वो जो सिस्टम है बेटा आपके प्लांट पे रिलेटिवली धीरे धीरे भी काम करे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत नहीं है आपकी तरह या हमारी बॉडी की तरह, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहां पर एक बात को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लांट में ऐसे सिस्टम भी काम करेंगे जो रिलेटिवली स्लो चीजों को ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स and raw materials from roots, and these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes, ठीक है बेटा। तो याद रखना बेटा कि प्लांट में बेटा 2 पाथवेज होते हैं बेटा आपके, एक तो रूट टू शूट और एक शूट टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि पत्तों से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या बताया गया, 1 द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, मतलब सॉइल से वो कहां तक ले जाता है बेटा, पत्तों तक ले जाता है, ठीक है। And the other phloem transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका phloem है बेटा वो आपके बाकी के जो गुड्स है बेटा, जो आपके बाकी के जो प्रोडक्ट्स है ना, फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम क्या करता है बेटा, फ्लोएम आपके जो फिनिश्ड गुड होता है बेटा उसको आपके पत्तों से बाकी जगह तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है तो अभी हम उसको पूरा यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो पहले हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जाइलम कैसे काम करता है। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रेचेट्स ऑफ द रूट्स,
ठीक है बेटा, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेसल्स एंड ट्रेचेट्स, ये आपके आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है बेटा। और ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके एक कंटिन्यूअस एक सिस्टम क्रिएट करता है, जिससे होता क्या है बेटा कि पानी आपके रूट से कहां तक पहुंच पाता है, पत्तों तक पहुंच पाता है, लीव्स तक पहुंच पाता है, ठीक है। एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक्स अप आयंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी आपके यहाँ पर जो रूट्स है बेटा, रूट्स में आपके जो सॉइल से वो एक्टिवली आयंस ले लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, आयंस। अब जो ये आयंस है बेटा, क्यों ये जो आयंस है बेटा आपके, ये क्या करेंगे बेटा, ये आयंस ये करेंगे कि आपके पत्तों में आपके पत्तों में पानी की कंसंट्रेशन कम कर देंगे और अब बाकी आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है जब पानी की कमी हो जाती है किसी भी चीज में, तो पानी वो लेता है ना। तो रूट्स बेसिकली करता क्या है बेटा कि पहले वो क्या लेता है बेटा, पहले वो आयंस लेता है, क्या लेता है बेटा, आयंस। और आयंस लेकर अपने अंदर में पानी का क्या कर लेगा, कंसंट्रेशन गिरा लेगा। अब पानी की कंसंट्रेशन गिराने से होता क्या है, देखिए, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। तो सॉइल और आयन के बीच में होता क्या है बेटा, आपके उस आयन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। एंड वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। और वाटर जो है बेटा आपके रूट में एंटर करता है सो दैट कि इस डिफरेंस को क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। तो मतलब ये मैं कह रहा हूं आपको कि अगर मान लो कि ये आपका रूट है, अगर ये आपका रूट का एक मैंने यहाँ पे शेप बना दिया, ठीक है बेटा, और मान लीजिए कि ये सॉइल के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ये रूट है आपका, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके जो ये सॉइल होता है बेटा, सॉइल में आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब की बहुत भरी हुई मात्रा होती है, ठीक है बेटा। अगर मान लो कि इसने बहुत सारा मैग्नीशियम 2+ अंदर ले लिया है, Mg2+ इसमें भर गया है बहुत सारा, ठीक है। तो ये अब हमने कहा कि सर ये सारी की सारी Mg2+ जो है ये किसके अंदर में है, रूट के अंदर में चला गया। तो रूट के अंदर में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा, Mg2+ की कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है। अब आपने कहा कि सर अब अगर रूट में Mg2+ की कंसंट्रेशन हाई है तो इसको क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो पानी होता है ना बेटा H2O, इसको यहां पर एब्जॉर्ब करना वो स्टार्ट करता है और Mg2+ को बेटा बाहर निकालना वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो है बेटा ये बेसिकली हेल्प करता है आपके पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो बेसिकली कभी भी रूट डायरेक्टली पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पहले आयंस को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद। अब ये आयंस को सर क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्लांट जो है बेटा वो ऑलरेडी अपने बॉडी में बहुत सारे आयंस कैरी करता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है बेटा, इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और डायरेक्टली वाटर को कभी एक्सेप्ट वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेटा पहले वो आयंस, एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब करेगा जो कि मेटल के आयंस होंगे, और उसके बाद फिर वो किसको लेगा, अपने पानी को लेगा, ठीक है। और पानी को जब वो लेगा तो बेटा यहां पे उसकी जो डिफरेंस है बेटा आपकी कंसंट्रेशन की वो एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद दिस मींस दैट देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टडीली पुश्ड अपवर्ड। तो होता क्या है बेटा कि जाइलम क्या करता है, पानी लेता रहता है और पानी को प्लांट के ऊपर पुश करता रहता है धीरे धीरे, ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ धक्का मारता रहेगा, ठीक है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. So plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर सिर्फ रूट जो है बेटा अगर वही सिर्फ पुश करता रहेगा आपके पानी को, तो क्या उतना ऊपर तक वो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक और प्रेशर जो है बेटा वो आपका यहाँ पर रेडी किया जाता है, जिससे होता क्या है बेटा कि आपका पानी जो है वो आपके पत्तों तक पहुंच पाता है। और यहाँ वो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट होता है ट्रांसपीरेशन से। किससे बेटा, ट्रांसपीरेशन से। अब ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर अब आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, रूट्स ने पानी लिया, ठीक है, एरो दिख रहा है आपको बेटा, एरो पानी लिया, और जो ये पत्ते होते हैं ना बेटा ऊपर में, ये पत्ते क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पानी क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं। अब ये पानी जब ये छोड़ देंगे बेटा तो पत्तों में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की क्या हो जाएगी बेटा, कमी। अब अगर इन पत्तों में पानी की कमी हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा बेटा, H2O की कंसंट्रेशन गिर जाएगी, जबकि रूट में क्या थी बेटा, H2O की कंसंट्रेशन हाई थी। तो ये सब पानी कहां मूव करना स्टार्ट करेगा बेटा, ऊपर की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लीफ प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, लीव्स प्रेशर, ठीक है बेटा, ये लीव्स प्रेशर है बेटा, जो कि आपके पानी को रिलीज करने के बाद इसके इस पेड़ में आपका डेवलप हुआ है। तो इस पेड़ में आपका जो लीफ प्रेशर डेवलप होता है बेटा, वो हेल्प करता है आपके इस पानी को ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दो जगह में प्रेशर हो रहा है, एक तो रूट प्रेशर है ही है, तो मतलब नीचे वाले ने क्या किया, पुश किया, और ऊपर वाले ने यहाँ पे क्या कर दिया, कंसंट्रेशन गिरा दी पानी की, तो वो और जल्दी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे दो प्रेशर आपके बड़े बड़े पेड़ों में काम करते हैं, जिसकी मदद से आपका पानी जो है बेटा पत्तों तक पहुंच पाता है, और वो होता है क्या, लीफ प्रेशर, ठीक है।
बेटा। तो रूट प्रेशर और लीफ प्रेशर आपके तालमेल में काम करते हैं। और याद रखिएगा बेटा, जब ये पानी पत्ता छोड़ता है बेटा, तो इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे मैं अब इसके बारे में पढ़ने वाला हूं, देखिए। सो प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। तो यहाँ पे देखिए ना, बोला गया ना कि जब हम स्टोमेटा से पानी छोड़ देते हैं पत्तों में, बेटा स्टोमेटा कहां होता है, ऊपर या नीचे? वेरी गुड, नीचे होता है ना बेटा। तो यहां से बेटा आपका पानी रिलीज होता रहता है, ठीक है बेटा। पत्तों के नीचे से पानी आपका छूटता रहता है। अब जब आपके ये पानी निकलता रहेगा तो क्या होगा बेटा? जब ये पानी आपका निकलता रहेगा तो इन पत्तों में क्या होगा? पानी की कमी होती रहेगी। जब पानी की कमी होती रहेगी बेटा, तो ये पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अब जब ये पानी को नीचे से ऊपर खींचेगा तो क्या होगा बेटा? तो यहां पर आपका एक लीफ प्रेशर डेवलप होगा। In fact, evaporation of water molecule from the cell of the leaf creates a suction, root pressure, leaf pressure, ठीक है। suction एक खिंचाव, ठीक है। suction का मतलब क्या होता है बेटा? वैक्यूम की तरह खींचना है, नहीं? suction which pulls water from the xylem cells of the roots, तो roots से वो खींचना स्टार्ट करता है, ठीक है। and the loss of water in the form of vapor form from the aerial part of the plant is known as transpiration। ये काफी मतलब कि एक एब्रप्टली डाला गया डेफिनेशन है। आप देखिए ना बेटा, यहाँ पे अच्छा खासा ये चल रहा था कि ये सक्शन क्रिएट हुआ है, खींच रहा है। अचानक से ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन डालना जरूरी नहीं था, इसको बाद में भी लिख सकते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपका डेफिनेशन, इसको प्लीज टिक कर लीजिएगा। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देखिए बेटा, थर्स ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड। ट्रांसपिरेशन क्या करता है बेटा? हेल्प करता है, helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolve in it from roots to leaves। तो यहां पे होता क्या है बेटा कि ये ट्रांसपिरेशन ही है वो आपका प्रोसेस होता है जो कि हेल्प करता है आपके एक मिनट ना, 2 मिनट ना। आगे देखिए क्या बता रहा था, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ देख रहे हो बेटा कि पेड़ों में ना बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। पेड़ों में अगर मान लीजिए पानी वानी जो आपका ट्रांसफर होता है एक जगह से अगली जगह ना, तो ये पेड़ वेड़ जो है ना बेटा, ये आपके टेम्परेचर को अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए कौन सा फेनोमेना काम आता है, तो ये होता है बेटा ट्रांसपिरेशन। क्या होता है बेटा? ट्रांसपिरेशन। हाँ जी, हाँ जी। फंक्शन में भी आ सकता है वैसे अगर देखा जाए तो, एक तरह से इफेक्ट है एक, है नहीं। सो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, ठीक है बेटा। रात के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा इसका, देखिए ना। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल्स
पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो रात के समय टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पानी जो है बेटा उसको कंप्लीट प्रेशर में रखा जाता है, क्योंकि रात के समय जाइलम जो है बेटा पूरा अपना काम करके रेडी रहता है। ठीक है, उसके बाद सुबह होते ही फिर पत्ते खुल गए तो फिर स्टमटा खुल गया तो पानी निकलना चालू, तो फिर सारा पानी फिर ऊपर ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपका सब कुछ आपका काम करेगा, रात के समय रूट प्रेशर और दिन के समय लीफ प्रेशर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आपका पानी जो है ऊपर नीचे से ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि जाइलम का सारा वर्किंग समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे बेटा फ्लोएम की, तो फ्लोएम की कंडीशन ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड other substance. So far we have discussed the transport of water and minerals in plant. ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. ठीक है, plants में डिस्कस किया। Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves, so where they are formed, to other parts of the plant. तो अब हम ये बात करेंगे कि आपके पत्तों में जो भी खाना आपका रेडी होगा या कोई भी आपका जो चीज है बेटा, जो भी आपका रेडी होगा, जो आपके पूरे के पूरे पेड़ों को देना जरूरी है बेटा, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए बेटा, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये फ्लोएम में ऑकर करता है। ठीक है बेटा, और फ्लोएम को हम हमेशा वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वस्कुलर। ठीक है बेटा, बिसाइड्स द products of photosynthesis the phloem transports amino acids and other substance। तो phloem आपका सिर्फ फिनिश गुड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता बेटा, ये अमीनो एसिड को भी करता है, बाकी के सब्सटेंस को भी करता है, जो कि आपके प्लांट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आगे बोला गया these substances are especially delivered to the storage organs of the roots। ये आपके स्टोरेज ऑर्गन्स तक डिलीवर होता है बेटा। स्टोरेज ऑर्गन आपको पता ही है ना, आपके प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल। ठीक है बेटा, जितने भी सेल है उसमें स्टोरेज कहाँ होती है? वैक्यूल में ही ना होती है। तो ये वैक्यूल तक डिलीवर किया जाता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो याद है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी आपके खाने का डिलीवरी है बेटा, वो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स करवाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम व्हिच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, क्योंकि याद रखिएगा कि आपके जाइलम में जो कुछ भी हो रहा है बेटा, वो फिजिकल फोर्सेस से हो रहा है। किससे हो रहा है बेटा? फिजिकल फोर्सेस से। ठीक है बेटा, मतलब कि रूट प्रेशर, लीफ प्रेशर से हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? हमारे पास एटीपी के फॉर्म में। आप देख सकते हो, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। This increases the osmotic pressure of tissue, causing water to move into it, and this pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? इसको प्लीज समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बताया गया है। This increases the osmotic pressure। ये osmotic pressure क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने शायद ऑस्मोसिस तो पढ़ाई है। ऑस्मोसिस क्या होता है? एनीवन? ऑस्मोसिस बताइए दीदी, आप बताइए बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बताइए, ऑस्मोसिस। हाँ एग्जैक्टली, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें बेटा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा, वो प्रेशर होता है जो कि आपके ऑस्मोसिस को रिवर्स कर देता है। ऑस्मोसिस क्या कर देगा? रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए किस प्रेशर की जरूरत होती है बेटा? हाँ जी, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया ना? चलो फिर से बता रहा हूं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या था? देखो बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू, बढ़िया, थ्रू अ एसपीएम। बढ़िया, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? थ्रू अ एसपीएम। हो गया। पर यहां पे कैच क्या है? यहां पे कैच क्या है? ऑस्मोसिस अपने आप होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस को करने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। वो प्रेशर कौन होता है? हाँ, अब समझ में आया
कि ऑस्मोटिक प्रेशर करता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस करने का काम आता है। अब इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन। हाँ, क्या हुआ बेटा कि आपके सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा, आपके सेल के बाहर ध्यान देना, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है कि मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी का यूज करके हम फ्लोएम के अंदर में सुक्रोज वगैरह या जो भी उसमें उसको ट्रांसफर करवाना है वो डालते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एटीपी का इस्तेमाल करके हमने उसमें डाल दिया। अब मान लीजिए कि फ्लोएम का एक ट्यूब है बेटा, फ्लोएम के ट्यूब में आपने पानी छोड़ के बहुत कुछ डाल दिया उसमें, ठीक है बेटा, बहुत कुछ डाल दिया। आज जब आप उसमें डाल दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी उसमें। अब बोला गया दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा है, सोचिएगा, ठीक है, सोचने में मजबूर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि फ्लोएम के अंदर में तो आपने पानी छोड़ के बाकी सब भर दिया ना, तो वो तो लो कंसंट्रेशन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, वो तो लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कंडीशन बन गई आपकी। तो इसीलिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो क्या होगा बेटा, आपके उस टिश्यू में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।